अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज यकीन के साथ मैं हुसैना बुच्चा। ओपनिंग निगरान वजीर दाखिला मलिक हबीब के एक मुतनाज़ इंटरव्यू के बाद इंतखाबी माहौल मजीद गर्म हो गया है। पीपल्स पार्टी, MQM, PTI और ANP की जानिब से सख्त रद्द अमल के साथ मलिक हबीब के इस्तीफे का मुतालबा भी सामने आ गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन भी इस गुफ्तगू का नोटिस ले चुका है। पाकी वजीर दाखिला मलिक हबीब साहब ने जो मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ साहब की इंतखाबी मुहिम शुरू की है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वजीर आजम साहब को फौरन इसका नोटिस लेना चाहिए और इनको फौरी तौर पे हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे मलिक हबीब साहब को बरतरफ किया जाए। अहम तब्दीलियां सिंध में भी वाक़ हो रही हैं। नबील गबोल के बाद पीपल्स पार्टी के अख्तर जदून भी मुतहदा में शमूलियत के लिए पर तोल रहे हैं, जबकि ठट्टा के शिराजी बरादरान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के 1 माह बाद ही अलहदा हो गए हैं। इस अलहदगी से पीपल्स पार्टी को क्या मुश्किलात होंगी और इस पर गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील मेमन साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सिंध से। बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइएगा कि ठट्टा में शिराजियों के साथ 1 माह भी इत्तेहाद ना चल सका, क्यों? देखें जी, मैं समझता हूँ सना साहबा कि पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की थी कि तमाम जमातों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के, वो सारे साथ मिलकर जो है इलेक्शन में जाएं। तो इसीलिए शिराजी बरादरान से भी बातचीत चल रही थी काफी अरसे से, और शिराजी बरादरान जो है वो हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं और मिनिस्ट्रीज और पावर्स भी इंजॉय करते रहे हैं। तो ये अचानक आज सडनली जो चाहिए उसकी वजह बिल्कुल मालूम नहीं, क्योंकि कल तक वो बड़े कंफर्टेबल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और उनकी बातचीत चल रही थी। किस हवाले से बातचीत चल रही थी शर्जील साहब? मतलब जो टिकट्स जो उन्होंने पार्टी से, पीपल्स पार्टी से जो उन्होंने टिकट्स मांगे थे, वो उनको टिकट्स भी दिए गए थे और कल तक वो बड़े कंफर्टेबल थे। कल भी जो पार्टी के रहनुमाओं को उनसे बातचीत थी उसमें उन्होंने कोई रिजर्वेशन अपनी शो नहीं की थी। आज सडनली चेंज आई है, लेकिन हम देखेंगे कि पहले बातचीत से मसला हल हो। अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता तो हमारे कैंडिडेट जो है वो कॉन्टेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह वहां से जीतेंगे भी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त यही मामलात हैं जो बिगड़ गए हैं, यही जो टिकट की तकसीम है और टिकट्स नहीं मिलने पर, या टिकट्स जिसको आपने वहां से दिए, आपने वहां पर एक और कंटेंडर भी खड़े करने का सोचा है, क्या ये भी बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ पे हमने शिराजी बरादरान जो भी जहाँ से उन्होंने अप्लाई किया था और नेगोशिएशन के बाद कुछ सीट्स इनको दी गई हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। कवरिंग कैंडिडेट जो है वो हर जगह पे खड़े होते हैं ताकि किसी का अगर कोई फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाए तो कवरिंग कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, नबील गबोल साहब भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिरने वाली है और ये हैं अख्तर जदून साहब, वो भी रवानगी के लिए तैयार हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है? देखें जी, नबील गबोल साहब जो है वो भले विकेटें गिराते रहे, लेकिन अब अख्तर जदून साहब भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है और सियासत में जो है मैं समझता हूँ कि इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तलाफात के बाद अगर कोई पार्टी तब्दील कर दे तो फिर वो उसका नजरियात की बात तो नहीं होती कि नजरियाती आदमी तो एक ही पार्टी में रहता है। नजरियाती आदमी एक ही पार्टी में रहता है। आपने गुफ्तगू की, आपने कहा कि कवरिंग कैंडिडेट आप जरूर वहां से उस पर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन यही कवरिंग कैंडिडेट का मसला ही तो आड़े नहीं आ गया शिराजी बरादरान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान के कवरिंग कैंडिडेट को नहीं समझ नहीं है, क्योंकि टिकट पार्टी अगर किसी ने इनको जो सीट कमिट की थी उन सीट पे अगर इनको टिकट मिलती तो कवरिंग कैंडिडेट को वोट नहीं मिलते, लेकिन अगर वो कवरिंग कैंडिडेट को टिकट मिलेगी तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। ये आपकी कवरिंग कैंडिडेट वहां से सस्ती पलीजो होंगी? नहीं जी, ससी पलीजो साहबा का दूसरा हल्का है। ससी पलीजो साहबा उन्होंने वहाँ पे कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। जो 4 सीटें थी उन सीटों पे शिराजी बरादरान के भी लोग वहाँ मौजूद थे, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कई टिकट पे उनको दिए गए थे और वहाँ से पीपल्स पार्टी ने कवरिंग कैंडिडेट अपने रखे थे। उस वक्त कल तक भी कोई इस तरह का जो है उन्होंने नहीं अपने खदशात दायर किए। किसी रीजनल चैनल पे शिराजी बरादरान को मैं सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने टिकट्स के हवाले से कोई अपने रिजर्वेशन शो नहीं किए। अब आज उनकी नई बातें हैं जो कि कल तक नहीं थी। अब हम भी देखेंगे कि ये नई बातें क्यों पैदा हो रही हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। ठीक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी कोई मामलात आगे बढ़ रहे हैं? हम ये भी सुन रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से एक जाएगा डेलीगेशन आपकी पार्टी का और उससे उनसे बात होगी सीट एडजस्टमेंट पर, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए सना साहबा, पॉलिटिक्स में तमाम पार्टियों से बातचीत होती रहती है, सीट एडजस्टमेंट की बातें भी होती हैं और एक दूसरे जगहों पर जहाँ पे एक दूसरे का असर होता है तो वहाँ पे एक दूसरे की मदद भी ली जाती है। तो पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से कहीं पे भी जो है वो डायलॉग्स के रास्ते खत्म नहीं होते। हमारे डायलॉग के रास्ते तमाम पार्टियों से जारी है और मुख्तलिफ पार्टियों से बातचीत चल रही है। अगर कहीं पे
मुख्तलिफ जगहों पे सीट पे एक दूसरे को सपोर्ट करने की या एक दूसरे को सीट एडजस्टमेंट की बात होगी तो वो पब्लिक के लिए आ जाएगी। ठीक है, ये फरमा दीजिएगा कि पंजाब में तो मुश्किलात थी ही, काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामलात भी नहीं किसी एक परवट बैठ रहे, तो सिंध में मुश्किलात बढ़ तो नहीं रही आपकी? देखिए, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि पीपुल्स पार्टी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाएगी और आइंदा चीफ मिनिस्टर भी सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ही होगा। कोई ना कोई जाला जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से सिंध का चीफ मिनिस्टर होगा। तो सिंध में पीपुल्स पार्टी को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं, सिंध में इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे। बाकी जो मुकाबला वो फेडरल गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट में भी कोशिश है पीपुल्स पार्टी के जो है हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका शर्जील मेमन साहब। और इसी हवाले से हम मजीद बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने बात की थी शफकत शराजी साहब से, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त तक उनसे राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया आबिद शेर अली साहब ने। क्लीन स्वीप करेंगे सिंध में, शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन फेडरल में क्या होगा? क्योंकि आपने निगरान वजीर दाखिला का जो बयान आया है शेर अली साहब, उसके ऊपर बड़ा तनाव पैदा हो गया है और बातें हो रही हैं कि उनको बरतरफ कर दिया जाए क्योंकि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है नवाज शरीफ साहब के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए सना, हर आदमी का राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे और आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और मैं समझता हूँ कि हम इस वक्त इलेक्शन के प्रोसेस गुजर रहे हैं और जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हम मजीद मुश्किलात में डालते जा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके हवारियों के जो इकदाम रहे हैं, मैं उस डिटेल तो ये अब अवाम इसका जवाब देंगे 11 मई के वाले दिन जब पोलिंग होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें तमाम लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। इस वाइब्रेंट मीडिया के दौर में कोई तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को फेवर दे देगा। जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने ड्रामा रचाया और अपना इन्होंने वहाँ पर चीफ मिनिस्टर लाए जिस जोन्स और धांधली के साथ, हमने तो महसूस नहीं किया कि आपने ये क्या ड्रामा किया। 3 दिन पहले एमक्यूएम में ऑपोजिशन में बैठ गई आकर और इन्होंने उसी वक्त नोटिफिकेशन करके और आपस में डील करके इन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर लिया और तमाम मिनिस्टर जिनकी मनपसंद आ गए। और ये लोग भी देख रहे हैं, बाकी सियासी पार्टियों ने पता नहीं धनिया पिया होगा जो इन चीजों को नहीं देखते। लेकिन हम पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान समझ जा रहा है, तो ये बातें करने का वक्त नहीं है जाके अपने इन्होंने करतूतें दी हैं, जो की हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस की है, उस पर जाके लोगों से वोट मांगे। ये आगे आप वजीर दाखिला या किसी की स्टेटमेंट को आप लेकर बैठिए। मैं समझता हूँ कि ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और लोगों पर छोड़ना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम जो फैसला करें उसको मनोमन तस्लीम करना चाहिए। ये तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है पीपल्स पार्टी। इन्होंने किया, इनको नजर आ रहा है अवाम का गम गुस्सा इनको सड़कों में नजर आ रहा है। तो लिहाजा हम इनकी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि मुल्क में पुरअमन इंतखाबात हों और पाकिस्तान की सालमियत का इस वक्त वाहिद हाल यही है कि पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात हो और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो, ताकि जो फिर आने वाली हुकूमत हो मिलकर जो गंद किया है, जो पाकिस्तान को तबाह किया गया है। पाकिस्तान में बिजली नहीं, आज 22 घंटे लोग बिजली के अदाब को जीत रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग है। इसके बावजूद ये अब बातें करें तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफी है। इलेक्शन हो, इलेक्शन ही के जरिए हमें वोट के जरिए इस पाकिस्तान को चेंज करना हो। ठीक है, ये चेंज का नारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगा रही है और हमारे साथ मौजूद हैं फैजुल हसन चौहान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आबिद शेर अली साहब, आपने आज मैनिफेस्टो देखा होगा, खान साहब ने जिस तरह से आज गुफ्तगू की, जो उनके सेलिएंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके सामने हैं। 2 से 3 साल में बिजली भी खत्म कर देंगे और वो कह रहे हैं कि पार्टी के मंशूर तो सभी लाते हैं लेकिन हम अमल कर दिखाएंगे। तो आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आबिद साहब जी। देखिए जी, हमने तो सना अमन करके दिखाया। जो पाकिस्तान में हमने पंजाब हुकूमत के जरिए जो इकदाम किए, हमने तो उसको अपनी जामिया बनाई है। तो लोग बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो अपना मैनिफेस्टो पेश किया, ये तो उसकी रोशनी में इमरान खान बात कर रहा है। हमने तो जो इकदाम किए हैं, जो हमने परफॉर्मेंस किया, तो हम अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये तो डे टू डे अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से फैसला तो अवाम ने करना है। पीटीआई जाए, ये उनका राइट है, बिल्कुल जिस मर्जी नारे के साथ जाएं।
یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا. ہم نے تو نعرے پر عمل کر کے دیا, ہم نے سوکھے بوکے نعرے نہیں لگائے. پنجاب حکومت نے پرفارم کیا جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے. پاکستان میں موٹر وے بنی, پاکستان میں گوادر کی منتظر بنی, پاکستان میں گروتا ڈیم بنا, پاکستان میں انڈس ہائی وے بنی, پاکستان میں سنٹی جال بچھا دیا گیا. ہم نے کبھی کھوکھلے نعرے نہیں لگائے اتنا. ہم اپنی پرفارمنس پہ جا رہے ہیں. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. وہ جس کو اپنے آنکھوں کا اور سر کا تاج بنائیں گے, ہم اس کو منوبل تسلیم کریں گے. کوئی یہ انٹرنیٹ کی سیاست نہیں ہو رہی, کیا کوئی کی سیاست یا کوئی سوشل میڈیا کی سیاست نہیں. یہ پاکستان کی 18 سے 19 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے. 11 مئی کو ہم نے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ جانا ہے. پی ٹی آئی ہم تمام پارٹیز کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے, کوئی کسی کا سیاسی نعرہ نہیں. ہم نے سنا جو کہا اللہ کے فضل و کرم سے کر کے دکھایا. ہم نے اوتھ لیا تھا ججز کو بحال کرائیں گے. نواز شریف صاحب نے اقتدار کو ٹھوکر ماری, لیکن جو اپنا حلف دیا اس کی پاسداری کی. اب بھی ہم نے حلف دیا ہے ملک کو کرپشن فری سوسائٹی بنانا, ملک کی خدمت کرنا. ہم اپنے کتنے دنوں میں کرپشن فری کریں گے؟ کتنے دنوں میں کرپشن سے آزاد کر سکتے ہیں پاکستان کو؟ کیونکہ وہ تو 90 دن کا ٹائم مانگ رہے ہیں, آپ کتنا ٹائم مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم نے تو کیا نا. ہم نے یہ جو ہم نے وہ خدائی دعوے نہیں, خدا ہم کرتے ہیں نا ہوا میں ہم گگلی کرتے ہیں. ہم پریکٹیکلی کام کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی, ان کی ٹیم کی, پنجاب حکومت کی جو ہماری کارکردگی ہے سنا, وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 1 روپے کی کرپشن, ڈھیلے کی کرپشن پنجاب حکومت میں نہیں ہے. یہ ٹائم لگے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ 90 دن میں ہم یہ کر دیں گے. ہم نے ایک اپنا مینیفیسٹو دیا ہے, آپ کے پاس بھی اس کی کاپی ہے. انہوں نے تو آج دیا ہے, ہم نے تو 15-20 دن پہلے میاں نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی یہ اس کو کاپی کر کے آج پیش کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے فضل و کرم سے عوام کے پاس سرخرو ہو کے جانے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خدمت جس طرح پہلے کی ہے اس سے بڑھ چڑھ کے. اچھا, تو آپ نے اپنے منشور میں یہ ڈالا تھا کہ جنرلز کو پلاٹس نہیں دیے جائیں گے؟ آپ نے اپنے منشور میں ڈالا تھا کہ دفاعی بجٹ. ہم نے جنرل کی سیاست کرنی ہوتی تو ہم وزیر اعظم نہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کاپی کیا, تو پھر یہ ساری باتیں آپ کے منشور میں ہوں گی. کرنی ہوتی تو ہم سائن کر کے ملک کے وزیر اعظم ہوتے. یہ جو 7-8 سال ہمیں ضلع وقتی میں ڈالا گیا, یہ چیز سزائیں نہ ملتی. یہ قربانیاں دی ہیں ہماری لیڈرشپ نے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جو اقبال اور قائد کا پاکستان ہے. کبھی کسی کی پالیسی نہیں. ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دامن بھی صاف ہے, ہمارا ہر چیز صاف ہے. ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. یہ عوام ہی 11 مئی کو انشاءاللہ فیصلہ کرے گی کہ کون پاکستان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, علی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے. فیض الحسن چوہان صاحب, آپ کے پاس ہی آؤں گی, کیونکہ ایک پاکستان قائد کا اور اقبال کا ہمیں پاکستان تحریک انصاف دینا چاہتی ہے جو نیا پاکستان ہوگا, اور ایک کہہ رہی ہے جس طرح نون لیگ نے, آپ نے سنا کہ وہ بھی ہمیں وہی پاکستان دینا چاہتے ہیں. تو دونوں پاکستان جو ہیں وہ کس طرح سے فرق ہیں ایک دوسرے سے, جو یہ دینا چاہتے ہیں اور جو آپ دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا, سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان کی عوام نے پچھلے الیکشن میں 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بڑا چوم کے ووٹ ڈالا تھا, اور بڑی عقیدت کے ساتھ ووٹ ڈالا تھا, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مشرف سے نفرت کرتے ہوئے انہوں نے صرف اس مقصد کے لیے ان دونوں پارٹیوں کو ووٹ دیا تھا کہ یہ اس ملک کے اندر جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشنز کی امپلیمنٹیشن لے کر آئیں گے, مہنگائی کو دور کریں گے, دہشت گردی کی جنگ کو ختم کریں گے, اور اس ملک کے اندر ایک صاف ستھرا نظام لے کر آئیں گے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 5 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کے جو اس ملک کی حالت کی ہے, وہ حالت یہ ہے کہ آج عوام کی قسمت میں صرف فاقے, ڈاکے, دھماکے اور ناکے ہیں. عوام کی قسمت میں صرف اور صرف رونا اور دھونا ہے. اور یہ پنجاب کی صورتحال کی بات کرتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت بڑی نیٹ اینڈ کلین رہی. میں آپ کے سامنے کلیئر کٹ یہ بات کروں گا کہ پنجاب حکومت آج سے 5 سال پہلے پنجاب کا جو صوبہ تھا, چودھری پرویز لائی صاحب نے سرپلس دیا جناب خادم اعلیٰ صاحب کو. لیکن یہ پاکستان اور پنجاب کی تاریخ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں 2 دفعہ یہ ڈیفالٹر ہوا. یہ صوبہ کیوں ڈیفالٹر ہوا؟ کہ انہوں نے وہ پالیسیز دی, وہ سکیمز دی کہ جن کے اندر کرپشن اور بدجانتی کے ذریعے سے پیسے کی وہ لوٹ کسوٹ ہوئی کہ یہ صوبہ جو ہے وہ 2 دفعہ ڈیفالٹر ہو گیا, اور اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ ریشیڈیول کرنا پڑا ان کا قرضہ. آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے انہوں نے فوڈ سٹیمپ پروگرام شروع کیا, کروڑوں اربوں روپے لگانے کے بعد اس کو بند کر دیا. پھر اس کے بعد سستی روٹی شروع کی, اربوں روپے اس کے بعد لگانے کے بعد اس کو بند کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے
जनाब यहां पर दानिश स्कूल नाम के गैर दानिशमंदाना फैसला किया कि 350 स्टूडेंट्स के लिए 74 करोड़ रुपए का हर डिवीजन में एक स्कूल। इतने पैसों से पंजाब के 25% कम अज कम स्कूलों को प्राइमरी, मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी उनको एचईसन कॉलेज के बराबर और एचईसन स्कूल के बराबर जो है वो फैसिलिटी दी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना नाम और अपना दाम बनाने के लिए किया। फिर उसके बाद इन्होंने आशियाना स्कीम दी, वो भी फ्लॉप। फिर उसके बाद इन्होंने काली पीली टैक्सी दी, उसका भी नजर नहीं कोई आ रहा कि वो कहां पे गई। फिर उसके बाद इन्होंने जंगला बस सर्विस दी, जंगला बस सर्विस में इन्होंने 70 अरब रुपया लगाया। मैं सना आपसे पूछता हूं कि पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का और बिजली का है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे अथराइज थे कि वो बिजली पैदा कर सकते थे। 2009 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 7.5 अरब रुपया उन्होंने इनको देने का वादा किया कि ये पन बिजली के जरिए से बिजली पैदा करें, नहरों के जरिए से बिजली पैदा करें। इन्होंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। वो सारा पैसा जनाब करप्शन और जनाब आपकी बैड गवर्नेंस के नजर हो गया। मैं ये पूछता हूं, ये किस तरीके से पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं? ये दोनों मिले हुए हैं। पिछले 5 साल की जितनी जिल्लत और रुसवाई पाकिस्तान की किस्मत में आई है, पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में आई है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई और पाकिस्तान की नजरियाती तशख्खुस का जितना बगाड़ पैदा हुआ है, उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। और ये अगर ये बात करते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी इसके को या वो ब्लेम देते हैं, तो अकेली पीपल्स पार्टी नहीं, क्योंकि पहले 6 महीने ये बिल्कुल यकजान होकर हुकूमत का हिस्सा थे। फिर उसके बाद अगले 3 साल ये बिल्कुल एक दूसरे के जनाब कोएलिशन पार्टनर थे जनाब पंजाब के अंदर। और फिर अगला 1.5 साल जब भी जरदारी हुकूमत गिरने के करीब आई, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको टेक दी। तो जनाब लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। लोग इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आएगी, इमरान खान की क़यादत में आएगी और इस पाकिस्तान के अंदर से अमेरिका की अलमबरदारी, अमेरिका की अमलदारी और इस मुल्क के अंदर ये दहशतगर्दी, इस मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों का इंशाल्लाह खात्मा होगा और आवाम दोबारा इन लोगों को वोट नहीं देगी। तो लगता है 5 साल आपने कुछ नहीं किया। इन्होंने जंगला बस सर्विस की बात की, ये वो जंगला बस सर्विस है जिसमें इमरान खान के बच्चे अब लंदन में उन्हीं बसों में जाते हैं जो गरीब आवाम के लिए इस मुल्क का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह है, जिसमें ये चीज ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वो मुल्क सना कभी तरक्की नहीं कर सकता। इनको एजुकेट करने के लिए मैं इनके बेस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैं चीचों की मलिया नंदीपुर का प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का था, जो वफाक के बाबर अवाम ने 2 साल में वो फाइल पे साइन नहीं किया। इनको बताया कि जब एग्रीमेंट होते हैं तो भी ये हुकूमत में आए नहीं, ये काउंसिल का इलेक्शन लड़ते हैं। इनको गली मोहल्ले की सियासत से मिले 7 गारंटी वफाक ने साइन करनी होती है, सूबे ने साइन नहीं करनी होती। 1 साल तक बाबर अवान ने वो फाइल दराज में छुपा कर रखी, बिलाकर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जिससे 950 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड होनी थी, जिससे पंजाब को वो फायदा होना था। 20 अरब रुपए का कौम को नुकसान हुआ। ये इनसे पूछे कि इन्होंने एमपीएम को जफ्फा डालकर जाकर जिन्होंने कराची का नाम बर्बाद किया, बल्कि ये हुकूमत के साथ बिल्कुल 5 साल मुशर्रफ के साथ और 5 साल पीपल्स पार्टी के साथ बैठे रहे और इमरान खान कहते थे कि हम भाई हैं और हम एमपीएम के साथ मिलकर चलेंगे। ये अपने गिरबानों में जाके हम चाहते हैं ये मुल्तानी स्कूल एक गरीब का बच्चा, एक यतीम का बच्चा, एक मिस्कीन, जब उसको एमपीएम स्कूल के मुताबिक एक एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है ताकि वो आगे डीसीओ बने, ताकि वो फ्यूचर में आगे कमिश्नर बने और सीएसएसपी ऑफिसर बने। इनको तकलीफ है कि गरीब का बच्चा, एक मेहनत कश का बच्चा कैसे इंग्लिश बोल सकता है, कैसे दानिश स्कूल में पढ़ सकता है। इनको इन्होंने देखें, जब तंदूरों का मामला इन्होंने कहा हमने उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तंदूरों का निजाम को बर्पा किया ताकि हम कौम की खिदमत करें। इनको कहें कि कोई खामी, कोई करप्शन, कोई एक ढेले की करप्शन और एक खामी सना निकाल है पंजाब हुकूमत की। आज पूरे पाकिस्तान में सुन रहा है, इनका झूठ भी सुन रहा है। मैं आपके टीवी चैनल के वसाते से जो इन्होंने साथ में बातें की, मैं इनकी इज्जत कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इनकी बातों का दुख हुआ है, इनकी मेरी सोच का मुझे दुख हुआ है कि इनको पता ही नहीं कि मुल्क किस तरह जा रहे हैं, जब किस पार्टी को पता ही नहीं कि 720 कौन साइन करता है, वफाक साइन करता है, तो उन्होंने खाक हुकूमत चलानी है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको कहे कि प्लीज
स्टडी करके टीवी चैनल पे आए थे, ये पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। आज ही उन्होंने नया मैनिफेस्टो दिया है, इनको पढ़ के आए करें, आए देखें पंजाब ये अच्छा आबिद साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दें। आबिद साहब मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दे दें। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि कोalition पार्टनर्स नहीं बनेंगे। जी मैं आपको चौहान साहब बिल्कुल आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बात करेंगे इमरान खान साहब ने मजीद भी क्या कहा उस पर भी, और ऑफ कोर्स कामिल अली आगा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हम बात करेंगे काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिसाइसिव फेस में है और जो सीटें आड़े आ रही हैं उन पर एडजस्टमेंट होगी या इख्तिलाफ जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद शेर अली साहब, फैजुल हसन चौहान साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद यार हिराज साहब। कामिल अली आगा साहब ने हमें ज्वाइन करना था लेकिन शायद मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम अपडेट्स लेने की कोशिश करेंगे। हिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिराज साहब, क्योंकि सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो इस वक्त निगरां वजीर दाखिला का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने थोड़ी सी नवाज शरीफ साहब की भी तारीफ की है, थोड़ी सी इमरान खान साहब की भी तारीफ की है, और ये मुतालबात भी सामने आ रहे हैं कि अब उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ इस पर क्या है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो निगरान हुकूमत में लोग हैं इनको सिर्फ इसलिए लगाया गया था कि इनसे तवक्कुह थी कि ये पार्टीशन नहीं होंगे और अपने ओपिनियन जो हैं वो एयर नहीं करेंगे थ्रू मीडिया और अदरवाइज जी। तो उसमें अब मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने कुछ सोच समझ के इस तरह का कोई वो लिया होगा। मे बी इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, मे बी ही वाज नॉट इन द मूड टू आंसर दैट क्वेश्चन। इस तरह उनसे वो डिस्कशन हुई है, लेकिन बहरहाल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है और इस निगरान हुकूमत की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक मुनासिब तो यही बनता है कि ही शुड जस्ट स्टेप डाउन, या प्राइम मिनिस्टर शुड टेक नोटिस ऑफ द सिचुएशन, या फिर मिल बैठ के इस मामले को किसी तरह क्लियर कर लें। अब ये 2 दिन हो गए हैं इसको लिंगर ऑन होते हुए, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर इट इज गोइंग। कोई फैसला हो जाना चाहिए था अभी तक। I mean, these are not elected people जिनके मैंडेट्स को कोई धक्का पहुंच रहा है जी। इनको तो बड़ी खुश दिली के साथ कह देना चाहिए था कि जी ठीक है आप मेरे से बैठ के बात कर लें, मैं वजाहत कर देता हूँ। अगर वजाहत नहीं आती तो देन आई एम गोइंग टू स्टेप डाउन। कोई इस तरह का इनसे तवक्को थी, लेकिन वो जो एक लगातार बात चलती है इलेक्टेड लोगों के ऊपर के जब उनके ऊपर तनकीद होती है तो दे रिफ्यूज टू स्टेप डाउन, वही का वही काम ये केयर टेकर रिजीम कर रही है। अभी ये एक एग्जांपल है। आई होप दिस डज नॉट बिकम अ प्रेसिडेंट और मजीद इस तरह के वाकयात ना होने चाहिए, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन हो जाना चाहिए। इट इज ऑलरेडी टेकन टू लॉन्ग और इससे कोई बेहतरी की फिजा कायम नहीं हुई है, इससे एक मुनासिब फिजा नहीं कायम हो रही है। नहीं, लेकिन ये जो डिसीजन होना चाहिए आपको क्या लगता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इसका नोटिस ले लिया है और वो रिकॉर्डिंग भी तलब की है, तो आपको क्या लगता है डिसीजन शुड कम फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन और फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर? The decision should come from the Minister Interior himself. I mean, we are living in times जहाँ पे it is expected के bold decisions होने चाहिए और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। केयर टेकर्स आर देयर बिकॉज एवरी पार्टी थिंक्स दे आर नॉन पार्टीसन। अब अगर जिस तरह एक अदालत में भी होता है, कोई शख्स कहता है कि मुझे इस्तेमाल नहीं है, तो वो आमतौर पे जज हजरात साहबान भी ये कह देते हैं कि जी ठीक है ये हमसे मुख मारने के इसको हम नहीं सुनना चाहते। उसी तरीके से अब ये केयर टेकर्स का तो ये काम तो नहीं था ना जिसपे वो आए हुए हैं। दे आर हेयर टू स्टीयर द गवर्नमेंट थ्रू द इंटरनल पीरियड। अब उसमें अगर उनके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग हो गई है तो जेंटलमैनली स्टेप शुड हैव बीन कि ही शुड हैव जस्ट स्टेप डाउन कि ठीक है जी मेरे पे फिंगर पॉइंटिंग हो गई है, मैं स्टेप डाउन करके अपनी वजाहत देता हूँ। उसके बाद अगर मेरे पे फिर भी एतराज होता है तो ठीक है, अगर मेरे पे एतराज नहीं होता तो देन आई मे बी गिवन अनदर पोर्टफोलियो। उस तरह की बात हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। इट शुड हैव बीन a very nice gesture from the side of the caretakers, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हम कहते रहते हैं वो वही का वही कुछ अभी भी हो रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए हिराज साहब, क्योंकि इसी पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ चाहूंगी। चौहान साहब, क्योंकि ये बात के ऊपर जाहिर है एक नाराजगी और एक बरहमी का इजहार तो किया गया है, लेकिन जहां उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बात की, उन्होंने ये भी बात की कि इमरान खान साहब भी एक उभरते हुए लीडर हैं और नौजवान उनके साथ हैं, तो ये तारीफें तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए भी की, इमरान खान साहब के लिए भी की, बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए भी की। आपको लगता है इससे उनकी जानिबदारी सामने आती है क्या?
جہاں تک ہماری اطلاع ہے، جو ہم نے سنا یا دیکھا ہے، اس کے مطابق تو انہوں نے عمران خان صاحب کی واضح طور پہ تعریف کی ہے، اور کیونکہ میں راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں اور میری انفارمیشن کے مطابق وہ کہوٹا کی جس تحصیل سے تعلق رکھتے ہیں ان کا پورا خاندان جو ہے وہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے، ان کی ایفیلیشن اور ان کی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ اور میں یہ حراج صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نگران کسی وزیر کا یا کسی پروفیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کی لیڈرشپ یا کسی پارٹی کے متعلق کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو جو ہے نا کوئی ریمارکس دیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنا الیکشن کروائیں، کیونکہ بعض ریمارکس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ دیں گے نگران سیٹ اپ کی طرف سے آئے گا تو وہ ایک انتخابی کمپین کی جو ہے وہ زمرے میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو گریز کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جو آپ کے ابھی عابد علی شیر صاحب نے کہی ہے کہ تحریک انصاف کی کوئی تیاری نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ واحد تحریک انصاف ہے کہ جو پچھلے 7 ماہ سے ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے پالیسی دے رہی ہے، ہر وزارت کے حوالے سے پالیسی دے رہی ہے اور بڑی جامع قسم کی پالیسی دے رہی ہے۔ نون لیگ کی طرف سے تو کیا پالیسی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سالوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں پل بنایا، فلاں فلائی اوور بنائے، فلاں کام کیے۔ آپ کو یاد ہو، آپ میرے سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں کہ 2008 کے الیکشن میں لاہور میں نواز شریف صاحب نے اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو بلا کر ایک اجتماع کیا تھا اور اس میں حلف لیا تھا 6 چیزوں پہ۔ حلف یہ تھا کہ ہم دہشت گردی کی جنگ کو اس پاکستان سے ختم کریں گے، کیونکہ یہ پرویز مشرف کی بقا کی جنگ ہے اور امریکہ کی جنگ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جب یہ منتخب ہو گئے، ان کے وزیر اعلیٰ صاحب سے لے کے اور ان کے جناب نواز شریف صاحب سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب باجماعت ہو کر، اور چودھری نثار علی خان صاحب باجماعت ہو کر یہ کہتے رہے کہ یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے، یہ ہمارے جناب عزت اور وقار کی جنگ ہے۔ پہلا انہوں نے یہ وائلیشن کی۔ دوسری انہوں نے کہا کہ ہم لال مسجد کے شہداء کا بدلہ لیں گے، اس پہ حلف لیا گیا تمام اپنے ایم این اے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ سے۔ میں پوچھتا ہوں، مولانا عبدالعزیز صاحب نے 3 دفعہ یہ بیان دیا اخبارات میں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور نون لیگ نے ہمارے ساتھ دغا کیا اور اقتدار اور قوت میں آنے کے بعد ہم سے پوچھا تک نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ تیسرا وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ڈاکٹر قدیر خان کو ہم رہا کریں گے اور رہا کروا کر صدر پاکستان بنائیں گے۔ لیکن جب صدر کا الیکشن آیا، پریزیڈنٹ شپ کا، ان کو ڈاکٹر قدیر خان نظر نہیں آیا، ان کو وہ اپنا وہ جج نظر آیا کہ جو اس وقت جب وہ شاہ صاحب جو تھے جن کے خلاف انہوں نے تحریک عدم اعتماد کروائی تھی، ان کے لیے وہ بریف کیس لے کر جو ہے وہ صدیقی صاحب جو لوگ گئے تھے اور جنہوں نے ان کی سروسز دی تھی، انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو نہیں پوچھا، انہوں نے اس کو صدر بنوایا۔ 5ویں انہوں نے چیز یہ کہی تھی کہ ہم 12 اکتوبر 1999 تک جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں لے کر آئیں گے، اور یقین جانے سنا صورتحال پچھلے 5 سالوں کی یہ ہے کہ ویل آف مڈل کلاس فیملیز کا بھی کچن نہیں چل رہا۔ انہوں نے مل کے اس پاکستان کی معیشت اور غریب اور مڈل کلاس کا مکو ٹھپ کے رکھ دیا ہے۔ اور انہوں نے چھٹا یہ وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ختم کریں گے، وہاں پہ آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس وہاں قائم نہیں ہے؟ 5 سال نون لیگ کی حکومت نے وہاں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کو انجوائے کیا۔ انہوں نے چھٹا جو وعدہ ایک تھا ججوں کی تحریک والا، یہ بالکل اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے ججوں کو بحال کرایا، لیکن جو با علم لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک ان کی حکومت نہیں ٹوٹی تھی اس وقت تک یہ چودھری اعتزاز احسن اور وکلاء قیادت کے ساتھ زگ زیگ کھیلتے رہے تھے۔ کبھی کہتے تھے لانگ مارچ پہ چھوٹا بھائی آئے گا، کبھی کہتے تھے بڑا بھائی آئے گا، کبھی کہتے تھے دونوں نہیں آئیں گے۔ جب ان کی حکومت ٹوٹی پھر ان کو جناب وکیل یاد آئے اور انہوں نے جناب خوشو و خضوع کے ساتھ اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں یہ آگے آئے۔ حالانکہ اس وکلاء تحریک میں سب سے وائٹل رول تحریک انصاف کا تھا، پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کا تھا۔ تو ان 6 کے 6 وعدوں میں جس کی بنیاد پہ انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے تھے، انہوں نے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں کے نام پہ کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اگر ترقیاتی کاموں کے نام پہ ووٹ ہوتا تو سب سے زیادہ پرویز مشرف اور چودھری پرویز لائی کو حق ہے کہ وہ پاکستان کے اندر تاحیات صدر رہیں، کیونکہ جتنا ترقیاتی کام انہوں نے اپنے دور میں کرایا تھا اس کا یہ اشیر نہیں کرا سکے۔ اگر ترقیاتی کاموں کے ساتھ پہ یہ سیاست کر رہے ہیں تو پھر ان کو کاف لیگ کی قیادت کے اوپر کوئی گرا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ ٹھیک ہے حراج صاحب پرویز الہی صاحب کو تاحیات صدر رہنا چاہیے، کیونکہ جتنا ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا، اور چوہان صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ بتا دیجئے، یہ فرما دیجئے گا کہ اس وقت جس طرح عمران خان صاحب نے بڑا واضح موقف لیا ہے کہ ہم کسی کولیشن میں نہیں بلیو کرتے، ہم اکیلے سیاست کریں گے اور ہم اکیلے ہی الیکشنز میں حصہ لیں گے۔ اب یہ جو آپ لوگوں کا اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، جو سیٹ کا اتحاد ہے، یہ کہاں جا کے پھنس رہا ہے؟ کیونکہ اب مونس الہی صاحب کی بھی سیٹ ہے، کوئی 7 سیٹیں اور بھی ہیں جس پر ابھی تک مذاکرات فائنل نہیں ہوئے ہیں، کیوں؟ دیکھیں جی، ابھی ایک تو انتخابات الاٹ ہونے میں ابھی بھی 10 دن رہتے ہیں، سو اٹس ناٹ کہ ہم کوئی اوور شوٹ کر رہے ہیں ٹائم فریم سے۔ یہ ایک ڈسکشن کا پروسیس ہے جو
चंद माह कबल शुरू हुआ था, जो चीजें उसमें तय हो सकती थी वो हो गई, जो उस वक्त तय होने से रह गई हैं वो अब तय हो रही हैं। आई डोंट फोरसी कि इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम है। इट इज जस्ट के बात बातें अपने टाइम के साथ ही उसका सोल्यूशन निकलता होता है। और ये जो हमारी कोलिशन है ये इंशाल्लाह ताला कायम दायम है, इसमें कोई ऐसी कोई परेशानी की बात हमें तो दिखाई नहीं दे रही जी। सम सीट्स देयर वाली बात है, वो भी तय एक आध दिन में हो जाएगा। आज भी मीटिंग हो रही है, मेरा ख्याल है शायद सुबह तक बहुत सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। नहीं, लेकिन जो चीज नहीं समझ में आती हिराज साहब, अगर आप मुझे समझा दीजिए, क्योंकि बार बार ये बात की जाती है कि ये एक बड़ी वाज़े पॉलिसी थी या वाज़े एक रूल था कि जहां पर काफ लीग जीती है वहां पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है वहां पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लोग खड़े नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही साहब के मद्दे मुकाबिल अहमद मुख्तार साहब हैं। अब वो कह रहे हैं बाकी सीटों में भी यूं प्रॉब्लम आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने कागजात जमा करवाए हैं और वहां से मुनिस इलाही साहब और भी लोग हैं वो भी वहां से लड़ रहे हैं, जिसमें ये बता दीजिएगा कि मुनिस इलाही साहब के मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी आती है तो मसला है और परवेज इलाही साहब के मद्दे मुकाबिल अहमद मुख्तार साहब आते हैं तो मसला नहीं है। नहीं, जहाँ पे आमने सामने आएंगे वहाँ पे मसला तो है ना जी। वी कैन नॉट शाई आउट फ्रॉम दैट के ये मसला नहीं है, मसला तो है। लेकिन ये मसला उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला हमारी क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत आमने सामने एक आध आज बैठे हुए हैं, एक आध दिन बाद दोबारा मीटिंग होगी, थिंग्स विल सेटल डाउन। इसमें मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मसला नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इश्यूज हैं लेकिन उनके ऊपर डिबेट हो रही है और इंशाल्लाह ताला उसका हल आपके सामने 2-3 दिन के अंदर अंदर पेश हो जाएगा। वो हमें कोई परेशान कौन वाला मसला दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह की चामगोइयाँ शुरू हो गई हैं। और एक जमात ने अपने कोलिशन पार्टनर्स पहले बनाए और उनको लास्ट मिनट पे डिच कर दिया, तो वो उस वजह से हमारे साथ भी वही बात मंसूब होने की कोशिश हो रही है कि शायद हमारे साथ भी कोई इस तरह की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। दोनों जिम्मेदार क़यादतें हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जिम्मेदारी से बात करती है और हमारी क़यादत भी जिम्मेदारी से बात करती है। सोल्यूशन निकल आएंगे और इंशाल्लाह ताला सबके सामने होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिराज साहब हमें क्लैरिटी देने के लिए। उस पर चौहान साहब आपने जो सवालात उठाए हैं हम कोशिश करेंगे कि इनके जवाब ले लें। आबिद शेर अली साहब की लाइन कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रही है, वो अपने हल्के में मौजूद हैं लेकिन कोशिश करेंगे उनका जवाब भी लें। अली मूसा गिलानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद शेर अली साहब, फैजुल हसन चौहान साहब। आबिद शेर अली साहब, ब्रेक से पहले आपके लिए एक और चार्जशीट तैयार हुई है। 6 ऐसे वादे जो 2008 के इलेक्शंस के वक्त आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में सामने लेकर आए, जो वादे कौम से किए, जो वादे पूरे नहीं हुए। सर फेरिस्त वॉर अगेंस्ट टेरर से निकल कर दिखाएंगे, नहीं हुआ। और लाल मस्जिद सागा जो एक क्राइसिस था उसके ऊपर आप कोई अमल दरामद करेंगे, नहीं किया। डॉक्टर AQ खान को रिहा करवाएंगे, सदर बनाएंगे, वो भी नहीं किया। ये चंद बातें थी जो चौहान साहब ने बताई थी, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो। चौहान साहब को कि जो नेटो के कंटेनर्स रोकने की आपके लीडर ने बड़क मारी थी वो किधर गई? आपके लीडर ने वो MQM के लोगों को जो कहा था कि ये चोर है, डाकू है, लंदन के कोर्ट्स के अंदर लेके गई, तो वो इनके लीडर की बातें कहाँ पे गई? इनके लीडर ने कहा था कि कोई चोरों को नहीं साथ लेगा, सब चोरों को साथ मिलाया, वो इनकी बात किधर गई? मैं इनके बावजूद ये बातों का जवाब में रहते हैं, इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है, कौम को बताएं ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनका काम ही है झूठ बोलना। हम अपने सना अगर इस तरह की कोई बात होती तो मीडिया इतना बार मीडिया ये बातें कैसे छुपी रह सकती हैं? ज्यादा नहीं तो वादे आपने भी तोड़े, वादे आपने भी तोड़े और वादे उन्होंने भी तोड़े, तो ये तो जवाब ना हुआ ना आबिद शेर अली साहब। मैं उनकी बात को देखे वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हमने अपना हर कौम से किया हुआ वादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। जो नवाज शरीफ साहब ने कौम से कमिटमेंट की, हमने मनोवन उसे कमिटमेंट को पूरा किया। ये तमाम इल्जाम की सियासत कर रहे हैं, हम अमली सियासत का मुजाहरा करते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम की हम उनकी खिदमत का मुजाहरा करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना और लोगों का पेशा होगा। हमने अमली सियासत की और आवाम की खिदमत की है सना, उस खिदमत की बुनियाद पर हम वोट लेने जा रहे हैं। इनकी तरह से डरते नहीं है, हम अल्लाह के फजलो करम से सुरखरू होकर और पाक दामन के दामनी के साथ आवाम में जा रहे हैं। अगर कोई चीजें हैं इनके, ये पब्लिक में लाए, बाकी चीजें पब्लिक में डिबेट करेंगे। ये फेसबुक की सियासत को
छोड़कर अवाम की सियासत करें। इनको मैदान तो लगने वाला है, और कौन सी कोई इतना बड़ा टाइम लगेगा, सना मैदान लगेगा। ठीक है, आप अमल से वोट लेंगे और वो आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ अल्फाज हैं उनके पास। ठीक है जी चौहान साहब, जी सना, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पिछला जो 5 साल दौर पाकिस्तान की आवाम ने गुजारा है, मोहतरम बड़े भाई आसिफ अली जरदारी और छोटे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और दरमियाने और मंदरे भाई मोहतरम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो 5 साल भयानक, अलमनाक, दर्दनाक और अफसोसनाक 5 साल जमहूरी दौर देखा है। लोग तो ये कहते हैं कि ये कानून है गरीब का अमीर पे लागू नहीं, गरीब पे पाबंद है अमीर पे काबू नहीं, ये दहशत है, ये मजबूरी सियासत है, ये रब्त सी जिंदगी पे सख्ती सियासत, ये कौन सा निजाम है या कोई निजाम है, क्या इसकी कोई हद भी है या सब तमाम है। लोग पूछते हैं पिछले 25 सालों में पाकिस्तान की सियासत का लोगों से वोटें मांगने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम 11 मई को मैदान में मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान की अवाम 11 मई को इनके मुंह पे वो सियासी तमांचे लगाएगी कि ये दोबारा लूट खसूट की सियासत इंशाअल्लाह पाकिस्तान में नहीं कर सकेंगे और दोबारा यहाँ पे राष्ट्रीय सियासत नहीं होगी और दोबारा यहाँ पर बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपये वाली सियासत नहीं चलेगी। दोबारा यहाँ पर जो है अपने ही घर के सारे लोग 11 मई को क्या होगा नवाज शरीफ की फैमिली के ठीक है जी, लेट्स फाइट इट आउट ऑन लेवल में। बहुत शुक्रिया आपका आबिशर अली साहब, बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। लेकिन आपकी आखिरी बात जाहिर है किसी को भी क्लियर नहीं हो पाई। वो कहते हैं जी उन्होंने वादे किए पूरे नहीं किए, हम जो बातें कर रहे हैं वो पूरी करेंगे और ये 11 मई को फैसला हो जाएगा। 11 मई को आप लोग बाहर निकलेंगे। एक लड़ाई है जो ये स्टूडियोज में होती है, एक लड़ाई है जो उस दिन होगी। उस दिन क्या होगा वो हम सभी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग यकीन एंड वी विल सी यू टुमारो।